वेलकम स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 के क्वेश्चन डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास सेट बी है और सेट बी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो प्रश्न हैं वो क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एल ऑफ मॉड डी जेड वेयर एल इज एनी रेक्टिफिएबल आर्क ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जेड इज इक्वल टू ए टू जेड इज इक्वल टू बी इज। ठीक है, तो आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है। एल आपको दिया गया है रेक्टिफिएबल आर्क। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर आपको मॉड डी जेड है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका सिंपली रिजल्ट होता है। देखिए दो रिजल्ट होते हैं इसके, ध्यान देंगे। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन एल मॉड डी जेड। ठीक है, ये होता है आर्क लेंथ ऑफ एल। और इसी प्रकार एक और होता है जब आपको मॉड नहीं रहता है, सिंपली एल डी जेड, तो इसका वैल्यू होता है मॉड ऑफ बी माइनस ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों का आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आपका ए और सी दोनों दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपका मॉड डी जेड दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन जब आया था तो इस क्वेश्चन को देखते साथ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैंने तो दोनों रिजल्ट पढ़ा था। अब वहाँ पर मैं एग्जाम में ये भूल गया कि मॉड इसमें लगा है कि इसमें लगा है, तो ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से याद आ गया। ठीक है, कि मॉड वाले में आर्क लेंथ होता है करके, ये वाला ऑप्शन को मैं टिक लगाया और करेक्ट भी हो गया। तो आपको ये चीज़ को याद रखना है। अब देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें कहाँ पर मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगा। जो मैं आपको राइजिंग स्टार का स्टडी मटेरियल बोर्ड है ना, उसमें ये वाला जो रिजल्ट है वो शुरू में ही दिया गया है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि आप राइजिंग स्टार का स्टडी मटेरियल क्लास नोट्स को खरीद लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत मतलब स्टडी मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें इतना अच्छे से सीक्वेंस में सारी चीज़ों को अच्छे से दिया रहता है ना, कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और याद भी रहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी याद इसलिए था क्योंकि इसको हाईलाइट करके बढ़िया से एक जगह में बॉक्स बना के दिया था, तो वहाँ पर याद करने भी हमको सहूलियत हुआ। तो ऐसी चीज़ों को याद आपको जरूर रखना है और इसके लिए स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्क लेंथ ऑफ एल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि Z1 और Z2 का मान आपको दिया गया है, जहां पर Z1 इज इक्वल टू है x1 प्लस i/1 और x1 को आपको 0 से बड़ा लेना है। Z2 बराबर दिया गया है x2 प्लस i/2, जहां पर आपको y2 को 0 से बड़ा लेना है। Z1 और Z2 इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन उनकी मॉडुलस वैल्यू बराबर होंगी। तब आपको वैल्यू बताना है कि Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेके इसको ट्रू करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको लगेगा कि आपको रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली ऐसे जो प्रश्न है वहाँ पर आप रिजल्ट याद करके लगाओगे, उससे अच्छा आप तुरंत एक काउंटर एग्जाम्पल ले लो, वहाँ से बहुत सारे जो ऑप्शन वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है Z1 में आपको x1 को 0 से बड़ा लेना है, Z2 में y2 को 0 से बड़ा लेना है। ध्यान देंगे ना, ये x1 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ y2 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ बोला है कि दोनों एलिमेंट को आप इक्वल नहीं ले सकते, इक्वल नहीं लेना है। ठीक है, इक्वल अगर आप ले लोगे तो सीधी सी बात है भाई, नीचे में डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इसलिए आपको इक्वल नहीं लेना है, लेकिन मॉडुलस वैल्यू को इक्वल लेना है आपको। ये चार चीज़ आपको बोला गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये चारों चीज़ों को मिला के आप एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो यहाँ पर फिट बैठे और यहाँ पर से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो सिंपल सा एकदम छोटा सा एग्जांपल लिया करो। बहुत बार मैं देखता हूँ कि जब बच्चे एग्जांपल लेते हैं ना, तो 1 + 2i 1 - i ऐसा टाइप का लेते हैं, तो वैसा लेने का जरूरत नहीं है। वो क्या बोला है, x1 0 से बड़ा हो, y2 0 से बड़ा हो, तो वही मैं Z1 को ले लेता हूँ 1 और Z2 को ले लेता हूँ i। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो x1 है उसकी वैल्यू 1 मिल रहा है, 0 से बड़ा हो गया, और Z2 में y2 की वैल्यू मेरे को 1 मिली है, वो भी 0 से बड़ा हो गया। और मैं क्या कर दिया, यहाँ पर y1 0 ले लिया, यहाँ पर x2 0 ले लिया। यहाँ पर से मेरे को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। दोनों के दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का जो मॉड है वो 1 आने वाला है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पर उसको पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + i और 1 - i। अब इसका आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए, 1 + i अपॉन 1 + i। ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 - 1 + 2i डिवाइडेड बाई 1 + 1। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा i। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रहा है आपका, प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। तो क्लियरली आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, रियल बोला गया है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, सी बोला है रियल एंड इमेजिनरी बोथ, तो हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर आया है। ठीक है, और डी बोला गया है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक माइंड में आ सकता था कि मैं एक एग्जांपल ले लिया तो मैं क्या एक एग्जांपल और ले लूँ, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और लिया था। ठीक है, सेकंड टाइम में मैं क्या किया था, z इज इक्वल टू ले लिया था मैंने -1
और Z1 बराबर और Z2 बराबर मैंने ले लिया था अगेन आयोटा, ठीक है। यहाँ पर लेके भी मैंने जब सॉल्व किया था तो मेरे को आयोटा ही मिला वहाँ पर, ठीक है। मेरे को इमेजिनरी नंबर मिला था, तो फिर यहाँ पर से मैं श्योर हो गया कि भाई यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी को टिक मारना चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर नन ऑफ दिस बोला गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं रहता है कि आप हर जगह कॉन्सेप्ट को लगा पाओ, इसलिए इस टाइम में मेरे को लगा कि भाई यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी आएगा, तो मैंने इसी को यहाँ पर टिक मारा था, ठीक है। और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक बार जैसे आपका आया तो इसी में एकदम श्योर नहीं हो जाना है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2 एग्जाम्पल को लेने से थोड़ा सा श्योरिटी बढ़ जाता है, फिर आप उसको टिक मार सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये आपके पास सीरीज दिया गया है √2n + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 2n आयोटा इंटू z⁴n। आपको यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट का, ये होता है r = लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट an डिवाइडेड बाई an + 1। एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है an की पावर में 1/n वाला, लेकिन वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें पावर में n नहीं है, ठीक है। तो वाला जो सेकंड रिजल्ट है वो हमेशा पावर n के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर सिंपल सा आपको दिया गया है तो आप इस वाले रिजल्ट से जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका nth टर्म an क्या है, √2n + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 2n आयोटा, और an + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, √2n + 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 2n + 1 आयोटा, ठीक है। अब आपको सिंपली इन दोनों को भाग दे देना है लिमिट लगा के, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट, ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए √2n + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 2n आयोटा इंटू, मैं इसको पलट के लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 1 + 2n आयोटा प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2n + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई √2n + 1 + आयोटा, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर से n कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से जब n कॉमन निकलेगा तो आपके पास बचेगा √2 + आयोटा बाई n। सिमिलरली यहाँ से जब आप n कॉमन निकालोगे पूरे से तो क्या बचेगा, 1/n + 2 + 2/n आयोटा, इस प्रकार से हो जाएगा। नीचे में भी आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर से n कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/n + 2 आयोटा इंटू, यहाँ से जब n निकलेगा तो ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपका √2, ठीक है। आई थिंक कितना हो जाएगा, √2 निकला, ठीक है, प्लस 1/n + आयोटा बाई n, इस प्रकार, ठीक है। तो ये n से n कैंसिल हो गया, यहाँ से n से n कैंसिल हो गया। जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिट लगाओगे तो आपके पास देखिए ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास √2, ठीक है, प्लस 0। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 0, मतलब ये हो जाएगा 2 आयोटा। सिमिलरली नीचे में यहाँ पर 2 आयोटा बचेगा और ये बचेगा √2, ये भी आपस में कैंसिल होकर आपको वैल्यू दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट जो आपने r निकाला है उसकी वैल्यू 1 निकली है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से ROC निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास दिया गया है 1/2 पाई और आपको इंटीग्रेशन करना है, जहाँ पर रीजन दिया गया है आपको mod z = 3 और फंक्शन है e⁻z डिवाइडेड बाई z - 2 dz, ठीक है। तो ये फंक्शन है और ये आपका रीजन दिया गया है। रीजन कैसा है, सेंटर 0 और रेडियस 3, तो 3 रेडियस का आपको सर्कल बनाना है 0 को सेंटर मान के। तो जब आप 3 रेडियस का सर्कल बनाओगे 0 को सेंटर मान के, यहाँ पर जैसे 3 आया और ये -3, ठीक है। और देखिए आपके पास जो सिंगुलरिटी है कहाँ पर है, 2 पर मिल रही है और 2 आपके पास इन साइड में आ गया, ठीक है। अब देखिए जो 2 सिंगुलरिटी बना है वो किस प्रकार का सिंगुलरिटी है, ये आपका पोल है एक ऑर्डर का। तो हम रिजल्ट जानते हैं कि अगर फंक्शन f(z) बाई जी जेड टाइप्स का कोई फंक्शन है और जी जेड के पास पोल होगा n ऑर्डर का किसी पॉइंट पर, तो उसका जो इंटीग्रल का वैल्यू है वो इक्वल होता है 1/n - 1 और n - 1 टाइम आपको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके उस पॉइंट को पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन में जो 2 है, ठीक है, z = 2 पे निकालना है और एक ऑर्डर का पोल है। जब एक ऑर्डर का पोल है तो यहाँ पर तो अवकलन करने का बात ही नहीं आ रहा है ना, तो सिंपली आपको क्या कर देना है, जो न्यूमरेटर फंक्शन है उसमें उस पॉइंट को पुट कर दीजिए, ठीक है। fz में पुट करना है, fz क्या है आपके पास e⁻z है, तो ये आपके पास fz है, तो यहाँ पर आपको f(2) निकाल लेना है, ये हो जाएगा e⁻2।
तो सिंपली आपका e की पावर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी टफ इसको बनाया जा सकता था। मान लो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 3 दे देता, 4 दे देता, तो थोड़ा सा टफ भी हो जाता, लेकिन ये तो इतना आसान क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, इसको तो आई होप कि सारे जो लोग हैं वो सही बनाए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अगेन आपका 58 नंबर से मिलता जुलता ये प्रश्न पूछा गया है आपके पास। देखिए फंक्शन दिया गया है e टू दी पावर z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 9, ये आपके पास फंक्शन दिया गया है और बोला गया है कि z इज इक्वल टू 2 पर आपको रेसिड्यू निकालना है, z इज इक्वल 2 पर आपको रेसिड्यू फाइंड करना है। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो एक्जैक्टली रेसिड्यू का फॉर्मूला था। तो देखिए a इज इक्वल टू आपको 0 दे दिया गया है और आप क्लियरली देख रहे हो कि z बराबर 2 पर z बराबर 0 पर ये 2 ऑर्डर का यहाँ पर पोल बन रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो आपको सिंपली फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, एक बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, n का वैल्यू 2 है, मतलब एक बार अवकलन करना है। 3 ऑर्डर का पोल आता तो 2 बार अवकलन करना पड़ता। अवकलन किसका करना है, इस वाले टर्म को छोड़कर। ध्यान देंगे न्यूमरेटर मतलब ऊपर नहीं होता। ठीक है, इस फंक्शन को छोड़कर जितना बचा फंक्शन है ना उसकी बात होती है। तो ये हो जाएगा e की पावर z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 9। इसका आप अवकलन कर दीजिए, ये तो 1 हो गया। अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, हर है ना अंश का अवकलन माइनस हर, ठीक है, और अंश हर का अवकलन इंटू 2z, और नीचे में आ जाएगा आपके पास z स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिमिट पुट कर देना है, सॉरी इस यहाँ पर पुट कर देना है z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये क्या मिलेगा, ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 इंटू ई की पावर 0 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा आपको 1/9। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान था ये प्रश्न। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रेसिड्यू से, आप ऐसे प्रश्नों का जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था और मेरे से भी ये सॉल्व हुआ नहीं, तो इसको मैं छोड़ दिया था। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है 0 से इनफाइनाइट x साइन 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर dx। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया तभी आप इसको बना पाओगे, नहीं तो आप इसका रिजल्ट के थ्रू बनाओ तो ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है, देखिए आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 टू इनफाइनाइट x साइन mx। ठीक है, mx से नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है π/2 e की पावर m माइनस mx। m क्या है, यहाँ पर साइन जो थीटा में दिया गया है x की गुणा में वो है, और a मतलब जो नीचे में ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया है वो है। तो ये m और a का ही माइनस के साथ लिख दीजिए, ये आपका मेन का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास π/2 e की पावर में देखिए माइनस ma, तो m की जगह पे यहाँ पर 3 दिया गया है और a की जगह में k, तो ये हो जाएगा π/2 e की पावर माइनस 3 के। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन तो देख के मेरे को समझ में आ गया था कि इसको तो या तो जिसने प्रैक्टिस किया वही बना पाएगा, नहीं तो ये छूटने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जैसे समझ में आ जाते हैं कि ये अब नहीं बन पा रहा है तो स्किप कर दो। ठीक है, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसके बाद ज़्यादा उसमें समय वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, समय जो बचेगा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लगाना है। ठीक है, तो ये आपका 60 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, देखिए ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही डीप क्वेश्चन ये पूछा गया था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है ये, और इस सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैंने किया था इसलिए मैं इसको बना पाया था, और मेरे को नहीं लगता कि अगर मैं इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहा था तो शायद इसको बना पाता। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है इनका कलेक्शन आपको बुक्स में मिलेगा, ये आपको स्टडी मटेरियल नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो। देखिए इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल करके बुक आती है, ये प्रगति प्रकाशन की बुक है। ठीक है, गुप्ता एंड गोयल करके हैं इनके ऑथर। ठीक है, और यहाँ से आप ये बुक को ले सकते हो, ज़्यादा महंगा बुक नहीं है, 395 का बुक है ये, और मे बी अभी के टाइम में 450 या के आसपास में मिल जाएगा आपको, तो बहुत अच्छा बुक है, इसको आप जरूर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो रिजल्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो इसी बुक से आए हैं। इसके पहले का जो क्वेश्चन था जो हमने बनाया था रिजल्ट, वो भी इसी बुक में है, तो बहुत सारी चीज़ें इस बुक से कवर हो जाएगा, और बहुत कम इसमें एरर है। आप एच के पाठक सर की बुक की तुलना में इसको प्रीफर कर सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कृष्णा पब्लिकेशन में भी आता है बुक, उसको भी ले सकते हो, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूँगा, प्रगति प्रकाशन का बुक है ये, वहाँ से आप लिख सकते हो, ले सकते हो। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to 1 प्लस आयोटा, और दिया गया है x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर, और रीजन आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि रीजन कैसे दिया गया है इसमें। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये जो ग्राफ है वो रियल एक्सिस में 0 से 1 जा रहा है। तो 0 से 1 जाएगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा। देखिए ये 0 है और ये z बराबर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और आपका इमेजिनरी आपका जो लाइन है इमेजिनरी एक्सिस में z बराबर 1 से लेकर z बराबर 1 प्लस आयोटा तक, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये आपका मेन ग्राफ रहने वाला है। इसी के अलोंग आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इस प्रकार से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा जो लाइन इंटीग्रेशन होता है ना, उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये dx नहीं है ना, ये dz है, थोड़ा सा गलती हो गया था। अब यहाँ पर देखिए यदि मैं इसको o मान रहा हूँ तो इसको मान लेता हूँ b और इसको a मान लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेट करूँगा o से b में इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 to 1 है ओ बी। अब ओ बी को ध्यान से देखोगे तो ये रियल एक्सिस है। रियल एक्सिस में आपके पास इमेजिनरी नहीं रहता, मतलब y की वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका डी जेड है इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस आई डी वाई। जब y का वैल्यू 0 है तो डी वाई भी आपका 0 हो जाएगा, तो डी जेड की वैल्यू आपको डी एक्स ले लेना है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन कहाँ है, 0 से लेके 1 तक जा रहे हैं। रियल एक्सिस में 0 से लेके 1 तक सारे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। x का वैल्यू आपका x रहेगा, y का वैल्यू आपको 0 ले लेना है। ठीक है, प्लस आई एक्स स्क्वायर, और डी जेड की वैल्यू क्या लेना है आपको, डी एक्स ले लेना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा एक्स क्यूब बाई 3, और वैल्यू पुट कर देना है 0 से लेके 1 तक। तो वैल्यू मिलेगा आपको 1/2 प्लस आयोटा बाई 3। ये आपके पास वैल्यू मिलेगा ओ से बी के लिए। ठीक है, इसलिए तो जैसा हमने अभी ओ बी के लिए बनाया है वैसे ही हम लोग बनाएंगे बी और ए के लिए। ठीक है, बी ए जो पाथ है उसके लिए हम लोग सेम काम करेंगे। तो ध्यान देंगे कि जो बी से ए वाला पाथ है वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है। ध्यान देंगे 0 नहीं रहेगा ना, यहाँ पर 0 क्यों था ये वाले लाइन में, क्योंकि y का वैल्यू इस लाइन पे 0 होता है, लेकिन इस वाले लाइन में x का वैल्यू 1 फिक्स है। तो x की वैल्यू आप लोगे 1, तो dx की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, dz निकालना है। तो dz का वैल्यू क्या हो जाएगा, dz बराबर हो जाएगा dx प्लस आई डी वाई। तो dx 0 है तो हो जाएगा आई डी वाई। क्लियर है, तो अब आपका जो इंटीग्रेशन है, ध्यान देंगे या इस वाले लाइन में y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, y का वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है और आयोटा तक जा रहा है। तो आयोटा नहीं जा रहा है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो आयोटा का जो कोफिशिएंट 1 है तो ये 0 से लेके 1 तक जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे इसको जब आप उसमें लिखते हो तो इस प्रकार से 1 1 लिखते हो ना, वही वाला चीज़ है। तो 0 से 1 जा रहा है, सारे पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर दीजिए। x का वैल्यू आपने 1 लिया है, y का वैल्यू y रहेगा, और ये हो जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा डी वाई, और सामने में आयोटा ना, सॉरी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आई डी वाई हो जाएगा। क्लियर है, अब आप इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए। y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा इंटू वाई, और बाहर में आपके पास आयोटा अभी भी है, और लिमिट पुट करनी है 0 से लेके 1 तक। तो ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1/2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 आयोटा माइनस 1। क्लियर है, तो इस प्रकार से ये आपका वैल्यू मिल गया b/2a। आप जब इंटीग्रेट करोगे तो अब जो आपका फाइनल इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो हो जाएगा OB प्लस BA। ये हो जाएगा आपके पास, देखिए आपके पास पहले आया था 1/2 प्लस आयोटा बाई 3, और अभी आया है प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 1। तो देखिए ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो -1/2 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा 5i/6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इंटीग्रल का वैल्यू। ठीक है, तो इस इंटीग्रल के वैल्यू को मैं तभी सॉल्व कर पाया हूँ क्योंकि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने की हुई थी कि किस प्रकार से जब आपको ये पाथ मिलता है और ये वाला पाथ मिलता है तो कैसे आपको इंटीग्रल की वैल्यू चेंज करना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम गलती कहाँ पर होता है ना, देखिए यहाँ पर होता है, मैं y बराबर 0 लिया हूँ तो x बराबर यहाँ पर 0 लूँगा, ऐसा माइंड सेट आ जाता है। उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान क्या रखना है, ये लाइन पे y का वैल्यू 0 है लेकिन ये लाइन पे x का वैल्यू 1 है। ठीक है, और इंटीग्रल की वैल्यू पे भी गलती होता है, ये 1 और आयोटा दिया है ना तो जनरली यहाँ पर 0 और आयोटा मार देते हैं। y का तो लिमिट है तो y तो 0 से लेकर आयोटा जा रहा है, आयोटा नहीं जा रहा है भाई, उसको कोऑर्डिनेट में लिखोगे तो 1 और 1 कहलाएगा ना वो। ठीक है, तो 0 से 1 ही होने वाला है। तो इस प्रकार से फिर लास्ट में ऐड करके फाइनल आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा -1 प्लस 5i/6। तो ऐसे प्रश्नों का आप डेफिनेटली
तैयारी करिए और ऐसे प्रश्न जो है वो आपको कोई स्टडी मटेरियल या फिर नोट्स पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बुक पे मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बुक आप जरूर पढ़िए, ठीक है। ये मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ आपको। आप ये प्रगति प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है रेसिड्यू का, ठीक है। ऐसे प्रश्न हमने थोड़े टाइम पहले भी सॉल्व किया हुआ था और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। ये सब प्रश्न आपको एच के पाठक सर की बुक में, कृष्णा पब्लिकेशन या भी जो मैंने आपको बताया था प्रगति प्रकाशन, उसकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसको डायरेक्ट दे दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का आपको रेसिड्यू फाइंड करना है और 4 पॉइंट्स दिया गया है, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। ये 4 पॉइंट है, वहाँ पर आपको रेसिड्यू फाइंड करना है और ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है। ऑप्शंस भी इतना बढ़िया दिया गया है कि अगर आप किन्हीं पे 2 पॉइंट्स का रेसिड्यू निकालोगे ना तो आप डायरेक्ट आंसर पर पहुँच जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रेसिड्यू निकालता हूँ एट z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे को सिंपली चेक करना रहता है कि कौन से ऑर्डर का पोल है। तो देखिए क्लियरली दिख रहा है सब का पावर 1 है, मतलब ये एक एक ऑर्डर के पोल हैं। और एक ऑर्डर का यदि पोल मिलता है तो आपको क्या करना है, उस फंक्शन को छोड़ के जो बचा हुआ फंक्शन है उसमें वैल्यू को पुट कर दो। तो z बराबर 1 यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको छोड़ के बचा वहाँ पर 1 पुट कर दीजिए। तो ये मिल जाएगा आपको 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो 1 पे रेसिड्यू क्या मिलने वाला है आपको, 1/2 मिलने वाला है। तो डायरेक्ट जब आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी को आपको चेक करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से बन जाएगा, ठीक है। फिर भी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। रेसिड्यू निकालते हैं 2 पे निकालूंगा तो इस पॉइंट को छोड़ के बाकी पॉइंट वहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो 2 की घात 3 बटे 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, दैट मीन्स ये हो जाएगा -8। तो देख लीजिए भाई 1 -8 भी आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। z इज इक्वल टू 3 कर लीजिए, 3 पे चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगी, ये 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 3 माइनस 2, दैट मीन्स हो जाएगा 27/2, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आता है इन्फाइनाइट पे। तो इन्फाइनाइट पे कैसे चेक करते हैं, तो इन्फाइनाइट पे चेक करने के लिए आपको क्या करना रहता है, या तो आप डायरेक्ट इन्फाइनाइट पे चेक नहीं कर सकते तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -1/z इंटू एफ ऑफ 1/z, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको ईजिली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा। और इसका इन्फाइनाइट पे रेसिड्यू को आप खुद से एक बार चेक करके बताइए आपका कैसे आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, अगेन आपके पास सिंगुलरिटी का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए प्रश्न में दिया गया है fz इज इक्वल टू 1/z इंटू ई टू दी पावर z-1। ये आपके पास फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन के पास जो सिंगुलरिटी है उसकी प्रॉपर्टी पूछा है कि किस प्रकार का सिंगुलरिटी होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए बोला गया है ऑल द पोल्स आर सिंपल पोल, सेकेंड ऑल द पोल्स आर डबल पोल, थर्ड में बोला गया है 1 पोल इज सिंपल एंड अदर आर डबल, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 1 पोल इज डबल पोल एंड अदर आर सिंपल पोल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको सिंगुलरिटी में पोल जो दिया गया है उसकी प्रॉपर्टी पूछा गया है कि एक ऑर्डर का पोल कितना सारा होगा, 2 ऑर्डर का पोल कितना सारा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा किस प्रकार से हम लोग सिंगुलरिटी निकालते हैं, है ना, किस प्रकार से हम रिमूवल, पोल, एसेंशियल, इन सारे सिंगुलरिटी को क्लासीफाई करते हैं, आपको पता होगा। इसका नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए पोल निकालने के लिए हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 और e टू दी पावर z-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास e की पावर z इज इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ से जब आप z की वैल्यू निकालोगे तो e की पावर z की वैल्यू 1 कब आती है, ये आता है आपका 2n पाई i पे आता है, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास प्रॉपर्टी निकल रही है। अब देखिए जब आप n का वैल्यू इंटीजर से लोगे तो जब n का वैल्यू आप 1 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये मिलेगा 2 पाई आई, -1 पे हो जाएगा -2 पाई आई, 4 पाई आई, -4 पाई आई, इस प्रकार के पॉइंट्स निकलेंगे। एक पॉइंट निकलेगा n बराबर 0 रखने पे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए z इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी z इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर आपका सिंगुलरिटी निकलेगा। तो यहाँ पर z बराबर 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 ऑर्डर का पोल बन जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। 2 ऑर्डर का पोल जो है किस प्रकार से होगा, देखिए लिमिट z टेंडिंग टू 0, z-0 पे 2 ऑर्डर का पोल है, 1/z की पावर z-1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक z से एक z कैंसिल हो गया, लिमिट z टेंडिंग टू 0,
z अपॉन ई की पावर z माइनस 1। देखिए 0/0 का फॉर्म बना है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1 अपॉन ई की पावर z मिलेगा और 0 रखने पे 1 आएगा। ठीक है, तो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल गया। मतलब ये z इज इक्वल टू जो 0 था, ठीक है, z इज इक्वल टू जो 0 था वो इस फंक्शन के लिए 2 ऑर्डर का पोल बना है, क्योंकि यहाँ पर आपने m की वैल्यू 2 लिया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको पता होगा कि इस प्रकार से पोल को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। इसका नॉलेज आपको होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं उसमें इसी प्रकार का लॉजिक यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने निकाला z इज इक्वल टू 0 जो है वो 2 ऑर्डर का पोल है। इसके अलावा किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि 2πi को लेंगे या -2πi को लेंगे, किसी भी पॉइंट को लेंगे तो वो 1 ऑर्डर का पोल बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 पोल इज डबल पोल एंड अदर आर सिंपल पोल। ठीक है, तो एक पोल जो है वो 2 ऑर्डर का पोल मिलेगा, वो कौन सा है, 0 है, और बाकी जितने भी पोल्स हैं देखिए 2πi, -2πi, 4πi, ये सारे के सारे सिंपल पोल है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 9 प्रश्नों को सॉल्व किया है। देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, ठीक है, 2 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दोगे तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। ठीक है, तो मैंने भी ये जो 9 प्रश्न थे उसमें से 8 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया था और मेरे 8 प्रश्न सही हुए थे। एक क्वेश्चन जो मेरे से नहीं बन पाया था वो जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट x sin 3x वाला क्वेश्चन था, वही वाला मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अगर वो बहुत डीप क्वेश्चन आता है और आपसे नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों से नहीं बनेगा, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है जैसे कि सिंगुलरिटी फाइंड करने का क्वेश्चन हो गया, रेसिड्यू फाइंड करने का क्वेश्चन हो गया, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के हैं, ROC के क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनका आप अच्छे से तैयारी करिए। और अगर किसी ने अच्छे से तैयारी किया हुआ है तो ये जो 9 प्रश्न आए थे उसमें से 8 प्रश्न तो कोई भी आसानी से बना सकता था। ठीक है, तो आप समझिए कि किस लेवल में पूछा गया, आपको कितना पढ़ना है। और देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे तो मैक्लॉरिन टेलर वाला जो मेथड है वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके अलावा जीरोस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, और रोचेस थ्योरम से प्रश्न नहीं पूछा गया है। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। क्रॉस रेशियो से नहीं आए हैं प्रश्न, तो ऐसा नहीं है कि उनसे प्रश्न नहीं आए हैं तो आगे कभी भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डे बाय डे कंपटीशन टफ हो रहा है, आपको एडवांस का तैयारी करना है। ठीक है, जितना चीज़ है उसको तो आपको पढ़ना ही है, जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर में आया है, लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे टॉपिक छूट गए हैं ना उसका भी आपको अच्छे से तैयारी करना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक अच्छा स्टडी मटेरियल और एक क्लास नोट्स रखिए और एक बुक रखिए। 3 चीज़ें आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना खुद का नोट्स बनाइए। ठीक है, खुद का नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बुक में, नोट्स में, स्टडी मटेरियल में क्या चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, हमेशा आप पढ़ के ही चीज़ों को याद नहीं रख सकते, बहुत बार आपको खुद का नोट्स भी बनाना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप अपना खुद का नोट्स नहीं बनाओगे तब तक चांसेस यही है कि आप कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपना खुद का स्टडी मटेरियल बनाएं और आप क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल, खासकर राइजिंग स्टार का जो स्टडी मटेरियल है उससे, और जो प्रगति प्रकाशन की बुक है उससे ज़रूर तैयारी करिए। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्जेब्रा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन और सीरीज सीक्वेंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।